हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपनी लक्ष्मीकांत की सीरीज़ की डिस्कशन को, जिसमें हम बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर के बारे में। प्रेसिडेंट के केस में अभी तक हम लोग ये देख चुके थे कि व्हाट इज़ अ टर्म, इम्पीचमेंट एंड वैकेंसी कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस। ठीक है, अब हम लोग टर्म एंड वैकेंसी देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट के कंटेक्स्ट में। सबसे पहले बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के टर्म ऑफ ऑफिस के बारे में। प्रेसिडेंट का कार्यकाल कितने समय का होता है? क्या पढ़ा था हमने? 5 साल का। वाइस प्रेसिडेंट के केस में अगर हम लोग देखें, वाइस प्रेसिडेंट होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही और शी एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। चुनाव खत्म हो गए, अपनी कुर्सी संभालने ये बैठे, शपथ ग्रहण समारोह, मतलब शपथ ली, शपथ ग्रहण समारोह के बाद अपने ऑफिस में एंटर जो ये करते हैं, उस दिन से वहां से पहला दिन कैलकुलेट होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट की तरह लेकिन वाइस प्रेसिडेंट जो है, ही और शी कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस किसी भी वक्त पर। और ये अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को। और दोस्तों, प्रेसिडेंट किसको देते थे अपना रेजिग्नेशन लेटर? वाइस प्रेसिडेंट को। ये वही वाली बात हो गई। स्पीकर अपना रेजिग्नेशन त्यागपत्र किसको देते हैं? डेप्यूटी स्पीकर को। और डेप्यूटी स्पीकर अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? स्पीकर को। तो प्रेसिडेंट अपना त्यागपत्र किसको? वाइस प्रेसिडेंट को। और वाइस प्रेसिडेंट किसको? प्रेसिडेंट को। ठीक है, कोई कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं। उसके बाद ये तो हो गया कि भाई खुद रिजाइन करके बंदा 5 साल से पहले चला गया। ठीक है, उपराष्ट्रपति। लेकिन उपराष्ट्रपति कैन ऑल्सो बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बिफोर द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म। 5 साल कंप्लीट होने से पहले इनको रिमूव भी करा जा सकता है। ठीक है, अब यहां पर देखो, वैसे लिख दिया जाता है इम्पीचमेंट का प्रोसेस, लेकिन मैंने आपको बताया था कि इम्पीचमेंट जैसी टर्म जो है वो यूज नहीं होती है, वो सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व्ड है। वैसे यूज होने को देखो, कई सारी किताबें या कई सारी जो इवन न्यूज़पेपर में एडिटोरियल वगैरह आते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए भी यूज कर लेते हैं इम्पीचमेंट वर्ड को। लेकिन बाकी सारी जगह पर मैं आपको बता रहा हूँ, रिमूवल वर्ड यूज होना चाहिए। फॉर्मल इम्पीचमेंट जो है यहां पर, इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इस रिमूवल। वाइस प्रेसिडेंट के केस में यहां पर फॉर्मल तरीके से जो इम्पीचमेंट जैसे प्रेसिडेंट के केस में होती थी, प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, यहां पर वो चीज रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय अ रेजोल्यूशन, जो कि पास करा जाए बाय अ मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा एंड लोकसभा बस उससे एग्री कर ले। यानी कि वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए हमने पढ़ा था स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा के अंदर, रेजोल्यूशन मोशन कौन से हाउस में आ सकता है? अपर हाउस। ऐसा क्यों? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, तो ये कैसे होगा? एक रेजोल्यूशन आएगा जिसको पास करा जाएगा बाय अ मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स। ठीक है, हाउस की बेसिकली जो मेजोरिटी होगी वहां पर, जितने मेंबर्स होंगे उस टाइम पर वहां पर, एंड एग्री टू बाय द लोकसभा। लोकसभा सिर्फ क्या करेगा? अगर बस इस पर हामी भर दे तो। इसका मतलब ये है, ये जो रेजोल्यूशन है ये राज्यसभा में पास होना चाहिए इफ इफेक्टिव मेजोरिटी से, मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स। लेकिन लोकसभा के अंदर सिर्फ एक सिंपल मेजोरिटी की नीड है हमें। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना आप लोग। ठीक है, अब यहां पर राइटर आपको ये बोल रहा है कि इफेक्टिव मेजोरिटी भारत के संविधान के अंतर्गत या फिर एक एडमिनिस्ट्रेशन में, पार्लियामेंट्री एडमिनिस्ट्रेशन में बेसिकली जो होता है, इज ओनली अ टाइप ऑफ स्पेशल मेजोरिटी एंड नॉट अ सेपरेट वन। मतलब इसको आप अलग से करके मत देखो, ये भी एक प्रकार की स्पेशल मेजोरिटी होती है। टाइप्स ऑफ मेजोरिटी मैंने आपको बताया था, मैं प्रॉपर तरीके से आपको इसकी लिस्टिंग दूंगा। एंड आप प्रीवियस लेक्चर्स अगर आप देखोगे फंडामेंटल राइट्स वगैरह के, मैंने इनिशियल लेक्चर्स में भी आपको सारी तरह की मेजोरिटीज कवर करवा रखी हैं। क्योंकि टॉपिक बड़ा होता है, इसलिए आप मतलब वहाँ से अगर आपके पास नोट्स वगैरह हैं या फिर आप जो भी लेक्चर देख रहे हो वहाँ से आप कवर करो, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, लेकिन ये आपको समझ में आ गया होगा ना। ये कुल मिलाकर यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए कौन से हाउस का योगदान ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा बड़ा है, लोकसभा के राज्यसभा?
उसका रीज़न क्यों होता है? वैसे तो हर चीज़ में लोकसभा को हम लोग आगे रखते हैं, यहाँ पर राज्यसभा में क्यों? क्योंकि बात किसकी रिमूवल की हो रही है? उपराष्ट्रपति की, वाइस प्रेसिडेंट की। एंड वाइस प्रेसिडेंट अपनी पोस्ट से ही क्या होता है? बीइंग अ वाइस प्रेसिडेंट ही और शी इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये जो रेजोल्यूशन होता है, याद रखना, इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द राज्यसभा। एंड ये राज्यसभा की स्पेशल पावर होती है कि नहीं होती है ना? एंड नॉट इन द लोकसभा। इसका पीछे सिंपल रीजन क्या होता है? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट बैठते ही कहां पर है? एज चेयरमैन या प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा ओनली। ठीक है, लेकिन एक चीज सुनना, अगर ये जो रिमूवल रेजोल्यूशन है ना, नो सच रेजोल्यूशन कैन बी मूव्ड अनलेस एटलीस्ट 14 दिनों का जब एडवांस नोटिस जो है वो दिया गया हो। किसको? किसको? वाइस प्रेसिडेंट को। यहां पर देखो, प्रेसिडेंट के केस में जब इनके इम्पीचमेंट के प्रोसेस के अंदर हमने ये चीज पढ़ा था, 14 डेज का नोटिस जो है उनको वो दिया जाता है। ठीक है, तो यानी कि उपराष्ट्रपति जो है वो, उनको पता लग जाए कि हाँ भाई मेरी रिमूवल की प्रोसीजर मेरे रिमूवल का जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, वो इनिशिएट होने जा रहा है। एंड आई शुड हैव सर्टेन राइट्स टू डिफेंड माई सेल्फ। ठीक है, नोटेबली नो ग्राउंड हैज बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इट्स रिमूवल। ठीक है, प्रेसिडेंट के केस में क्या कोई ग्राउंड था? यस, वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन बस इस फ्रेज को डिफाइन नहीं करा गया था। ठीक है, बात वही है, मतलब आप ये कह सकते हो कि देखो, दोनों प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के केस के अंदर ना कोई ग्राउंड मेंशन एज सच नहीं है। अब ये भी जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है ही नहीं ये वाला फ्रेज, तो हम यही कहेंगे थे कि दोनों केस के अंदर बेसिकली क्या है? रिमूवल की प्रक्रिया। प्रेसिडेंट के केस में इम्पीचमेंट बोलेंगे, यहां पर बोलेंगे रिमूवल। रिमूवल की प्रक्रिया इनिशिएट हो जाएगी, लेकिन किस बेसिस पर इनिशिएट हुई है? ये बेसिस बन जाएगा सिचुएशंस को, परिस्थितियों को देखते हुए। लेकिन संविधान में कौन कौन सी कंडीशंस की बेसिस पर इनको इम्पीच करा जाएगा, रिमूव करा जाएगा, बोथ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, ये कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है। ओके, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड इस टर्म ऑफ 5 ईयर्स, जब तक इनके सक्सेसर चार्ज एज्यूम ना कर ले। ये वाली बात क्लियर है? प्रेसिडेंट भी ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर री इलेक्शन टू डेट ऑफिस। एंड वो जितने मर्जी बार वो चाहें तो दोबारा वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं। ऐसे कौन से वीपी थे जो कि हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं हमारे देश में? अरे वाह वाह वाह, फर्स्ट वाले हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, अगर ये मतलब अगर प्रोसेस अगर साथ देता तो इनका नाम क्या 5-6 बार भी हो सकता था? कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक है, यहां पर पीछे एक चीज दे रखी है, इसको देख लेते हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन वॉज इलेक्टेड फॉर अ सेकेंड टर्म। एंड अगर क्या इनका 3rd या 4th या 20th टर्म भी होता तो क्या बन सकते थे दोबारा? बिल्कुल। वैकेंसी इन ऑफिस, उपराष्ट्रपति की जो कुर्सी है, जो पोस्ट है, वो खाली कैसे हो जाएगी? किन परिस्थितियों के अंदर? जब खाली हो जाती है कोई भी संवैधानिक पोस्ट हमारे देश के अंदर, और जब कोई वहां पर अथॉरिटी नहीं रहती, उसको हम लोग क्या कहते हैं अंग्रेजी में? नहीं, वैकेंसी तो कहते हैं, एक जो गैप आ जाता है, इंटररेग्नम, है ना? और इंटररेग्नम को हम लोग अवॉइड करने की कोशिश करते हैं कैसे भी करके। वो नहीं होना चाहिए। कोई ना कोई बैठेगा, मतलब ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो वो, ऐसे बड़ी सारी हमने कंडीशंस बना रखी होती हैं। तो जैसे कि हमने राष्ट्रपति के केस में देखा था वैकेंसी इन प्रेसिडेंट्स ऑफिस, ऐसी अब हम इस लेक्चर में देखते हैं वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के कंटेक्स्ट के अंदर अगर कोई वैकेंसी आई है तो उसके पीछे भी
वही 5 कंडीशंस हो सकती हैं जो कि राष्ट्रपति के केस में वैकेंसी अगर कोई आई हो तो। एक तो अगर उनका 5 साल का जो टेन्योर है वो खत्म हो गया हो, पूरा का पूरा एक्सपायर कर गया हो, ये तो नॉर्मल सर्कमस्टांस है ना, ठीक है। बाकी अगर वो रिजाइन कर दें, वो रिमूव कर दिए जाए, देहांत हो जाए, उनका मृत्यु हो जाए, या कोई भी दूसरे रीजन की वजह से, फॉर एग्जाम्पल व्हेन ही और शी बिकम्स डिसक्वालीफाइड टू होल्ड ऑफिस, या फिर जब जो इनका इलेक्शन है वो कोर्ट ने नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया हो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया हो। लेकिन एक बात बताओ, अगर वो वीपी बन गए थे एंड 4 दिन के बाद कोर्ट ने इनका इलेक्शन नल एंड वॉइड डिक्लेयर कराया, तो 3 दिन के अंदर अंदर अगर उन्होंने कोई महत्वपूर्ण डिसीजन ले लिए होंगे उपराष्ट्रपति की कुर्सी पे बैठने के बाद, क्या उनको इनवैलिडेट करार दे दिया जाएगा क्या? नहीं, बस एक बारी क्रॉस चेक करा जाएगा कि हाँ वो डिसीजन कैसे थे, किस कंटेक्स्ट के अंदर लिए गए, संविधान की मर्यादाओं का उल्लंघन तो नहीं करते। अगर वो ठीक है तो ऐसा नहीं है कि इलेक्शन जस्ट बिकॉज वॉइड डिक्लेयर हो गए हैं तो उनके डिसीजन को भी वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए, ठीक है। क्या ये चीज़ दोनों जगह पर लागू होती है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के केस में? बिल्कुल, ठीक है। अब देखो, जब वैकेंसी हो रही हो बिकॉज ऑफ द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म, टर्म की एक्सपायरी हो गई, कितने साल की होती है टर्म, टेन्योर 5 साल का, ठीक है, सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट का। तो जो एक इलेक्शन है वो होना चाहिए टू फिल द वैकेंसी। लेकिन हमारे देश में किसी भी संवैधानिक पोस्ट के लिए जहां पर इलेक्शन हो, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, सच इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म, राइट। टर्म की एक्सपायरी से पहले वो हो जाने चाहिए। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी पार्लियामेंट के केस के अंदर भी, काफ़ी बार मैं रिपीट कर चुका हूँ इन चीज़ों को, है ना। इसमें होता क्या है कि जैसे पार्लियामेंट जो है, लोकसभा, पार्लियामेंट के अंदर जो लोकसभा है उसका ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन होने वाला है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि हम पूरे 5 साल खत्म होने का वेट करेंगे उसके बाद चुनावी प्रक्रिया करवाएंगे। देश में महत्वपूर्ण डिसीजन को लेने के लिए प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, एमपीज अलग अलग अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिसीजन लेने के लिए होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, है ना। तो कोई भी किसी भी संवैधानिक पोस्ट की जब टर्म खत्म होने वाली होती है, अगर वहां पर चुनावी प्रक्रिया हो सकती है तो वो पहले ही हो जाती है, ठीक है। इफ द ऑफिस फॉल्स वेकेंट, ये तो हो गया इलेक्शन, ये इलेक्शन पहले ही हो जाना चाहिए, ठीक है। अब दूसरे कंडीशंस को देखते हैं, 2, 3, 4, 5। यहां पर एक चीज लिख रखी थी डेथ वाली, हाँ। कृष्णकांत वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट टू डाई इन ऑफिस, ठीक है। इफ द ऑफिस फॉल्स वेकेंट बाय रेजिग्नेशन, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, किसको देंगे अपना त्यागपत्र? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को। और रिमूव करा जाए इनको, कौन रिमूव करेगा इनको? कौन सा हाउस? सबसे पहले वो प्रक्रिया कहां पर हो सकती है? राज्यसभा के अंदर। कौन सी मेजोरिटी से रिमूव करे जाएंगे ये? इफेक्टिव मेजोरिटी। और लोकसभा इसको रेटिफाई करेगा कौन सी मेजोरिटी से? सिंपल, डेथ हो जाए इनकी, या फिर किसी भी दूसरे रीजन की वजह से, जैसे इनके इलेक्शन को वो डिक्लेयर कर दिया गया हो। तो जो इलेक्शन होते हैं इस वैकेंसी को फिल करने के लिए, वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी होनी चाहिए। दे शुड बी हेल्ड एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द अकरेंस ऑफ सच वैकेंसी, ठीक है। अब जो न्यूली इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, दे रिमेन इन ऑफिस फॉर अ फुल टर्म ऑफ 5 ईयर्स, जिस भी डेट पर वो अपने ऑफिस का चार्ज जो है वो अज्यूम करते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। मान लो कि एक कोई वीपी है, ठीक है, जैसे कि प्रेसिडेंट के केस के अंदर मैंने आपको समझाया था, उनका कार्यकाल मान लो 2020 से लेकर 2025 तक है, लेकिन किसी भी रीज़न की वजह से टर्म तो पूरा कंप्लीट हो नहीं पाएगा, उसके बियॉन्ड ही कोई रीज़न बनेंगे, रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ या अदरवाइज। मान लो कि उनको रिमूव कर दिया जाता है साल 2023 के अंदर, 2 साल रह गए थे, लेकिन साल 2023 में अब कोई भी जो नया वीपी आएगा तो क्या वो साल 2025 तक रहेगा या फिर पूरे 5 साल, साल 2028 तक वो एंजॉय करेगा? बताओ। पूरे 5 साल, ये चीज़ है, ठीक है।
अब दोस्तों हम लोग देखते हैं गवर्नर वाले चैप्टर के अंदर टर्म ऑफ गवर्नर्स ऑफिस, यहीं से करना है ना श्रेया? तो गवर्नर जो है, गवर्नर होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। ये भी वैसे 5 साल की रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा ना, ऐसा इनके लिए कोई गारंटी नहीं होती है, क्योंकि इनकी शफलिंग बहुत जल्दी जल्दी होती रहती है। जैसी सरकार अगर आती है ना, तो वो फेरबदल करती रहती है। हाँ, वो अलग बात है कि कोई भी दूसरे राज्यों में अगर ये चले जाएं या केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर चले जाएं तो वो गवर्नर रहेंगे, लेकिन फिर भी गवर्नर का एक तो जो ऑफिस होता है, बात बताओ, सिक्योरिटी तो तब हो ना जैद, जब इलेक्टेड ऑफिस हो, है ना? कैसा ऑफिस होता है? नॉमिनेटेड, अपॉइंटेड अथॉरिटी होते हैं, ठीक है? तो गवर्नर, लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है गवर्नर होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही और शी एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, ठीक है? लेकिन देखो ना, बात वही है जो मैं आपको बोल रहा था, मैं 5 साल के बाद पे इसलिए ट्रस्ट नहीं करता, बिकॉज टर्म जो होता है 5 साल का, इट इज सब्जेक्ट टू द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। क्योंकि गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को बोलता कौन है कि पर्टिकुलर गवर्नर को इस राज्य का, पर्टिकुलर पर्सन को इस राज्य का राज्यपाल जो है वो अपॉइंट कर दो? पीएम एंड सीओएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है? गवर्नर जो है, ही और शी कैन रिजाइन एट एनी टाइम बाय एड्रेसिंग अ रेजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट। तो आपने दो चीज़ें सीख ली हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो अपना त्यागपत्र देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट प्लस गवर्नर अपना त्यागपत्र देते हैं राष्ट्रपति को। तो क्योंकि गवर्नर जो है वो अपने ऑफिस में आई कौन सी पर्सन की वजह से थे? राष्ट्रपति के द्वारा। तो अपना त्यागपत्र भी वो उन्हीं को देंगे, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है, रिसेंट ईयर्स के अंदर जो उन्होंने जजमेंट दी है, डेट प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट जस्टिफिएबल। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट जब मर्जी चाहे उसको उखाड़ फेंकेंगे, ठीक है? इट इज नॉट जस्टिफिएबल। तो एक बात बताओ, कोई गवर्नर जो है अगर उनको बार बार अपॉइंट करा जा रहा है, फिर हटाया जा रहा है, या फिर प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि आप ठीक है, हो गया तुम्हारा जितना तुम्हें बैठना था, क्या वो पर्सन सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर गवर्नर को बार बार प्रेसिडेंट हटा रहे हैं, बना रहे हैं, फिर ला रहे हैं, 5 साल कंप्लीट नहीं होने दे रहे हैं, क्या वो पर्सन सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? नहीं। क्यों? सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है? प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट जस्टिफिएबल। इसका मतलब क्या हुआ सर? क्या क्या कह रहे हो इसमें? हाँ, अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं हो सकता। शाबाश। गवर्नर का इसका मतलब ज्यादा हम ये कह सकते हैं ना, ऊपर जैसे जो 5 साल वाली बात लिख रहा था, सब गोबर हो गई यहाँ पर वो वाली बात। ही और शी हैज नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड नो फिक्स टर्म ऑफ ऑफिस, ठीक है? प्रेसिडेंट के द्वारा ही और शी कैन बी रिमूव्ड एट एनी टाइम। बात ये निकल कर आ गई ना अल्टीमेटली कंक्लूजन की, ठीक है? और ये चीज कौन से केस के अंदर बोली गई थी जो चल रहा है ना ये सब? सूर्य नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1982। क्योंकि देखो, गवर्नर यहां पर ज्यादा तू मैं इसलिए नहीं कर सकता भाई, आप इलेक्टेड अथॉरिटी होती है, बात वही है जैद कि इलेक्टेड अथॉरिटी होती है तो कुछ भी करो, फिर सुप्रीम कोर्ट भी आपका साथ देता। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि भाई साहब आप ना एक नॉमिनेटेड अपॉइंटेड अथॉरिटी हो, राष्ट्रपति जिनके पीछे बैकअप है प्रधानमंत्री वगैरह का, वो अपने हिसाब से देख लेंगे फेरबदल करके आपको कहां रखना है। और जो फेरबदल होती रहती ना कि कभी इस राज्य के अंदर कभी उस राज्य के अंदर, वो इस वजह से ताकि ये राज्य की व्यवस्था से कुछ ज्यादा ही प्यार ना करने लग जाएं, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उसकी वजह से फिर लोगों का नुकसान होने लग गया, या फिर लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उस राज्य की वो चरमरा आ गई। क्योंकि बिल्स तो सारे के सारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की यही साइन करेंगे, एक्ट यही बनाएंगे, हाँ कि ना? ये चीज है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ले डाउन एनी ग्राउंड्स अपॉन विच अ गवर्नर में बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट। संविधान ये नहीं बोलता। तो यानी कि तीनों के तीनों केस के अंदर हमने क्या देखा? प्रेसिडेंट को रिमूव इम्पीच करने के लिए क्या कोई ग्राउंड्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है क्या? नहीं। वहां पर तो सिर्फ एक चीज मेंशन थी।
हाँ, वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर ये रहा वॉयलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वाइस प्रेसिडेंट के केस के अंदर कुछ ऐसा था क्या? कोई भी कोई दे रखा है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी कि इनको किस बेसिस पे वो हटाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। गवर्नर के केस में आपने क्या समझा? देयर इज नो ग्राउंड विच इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कि राष्ट्रपति इनको कैसे रिमूव कर सके। राष्ट्रपति वाली बात इसलिए लिख रखी है क्योंकि इसका बनना और हस्ती मिटना वो राष्ट्रपति के हाथ में होता है, ठीक है। नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट को जब हेड कर रहे थे वीपी सिंह, वीपी सिंह कौन रह चुके हमारे देश में पहले? जैद क्या पढ़ा था पोस्ट इंडिपेंडेंस में हमने? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ही आस्क्ड ऑल द गवर्नर्स टू रिजाइन, क्योंकि इनको कांग्रेस गवर्नमेंट ने अपॉइंट करा था। यही चीज होती है बार बार, हमेशा जब भी कोई नई सरकार आती है ना, वो पुराने सारे गवर्नर्स को हटा देते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है ऐसा, क्योंकि देखो उनका काम देखा जाता है, लेकिन ये लगता है ना शायद कि शायद से पुरानी सरकार के लिए वो लॉयल है ना, तो वो काम होने नहीं देंगे, अड़ंगा पैदा करेंगे, इस वजह से इनको रिमूव करके तो जो सरकार होती है, जो उनके चहीते बंदे होते हैं ना श्रेया, उनको अपॉइंट कर लिया जाता है एज गवर्नर। इवेंचुअली कुछ कुछ गवर्नर्स को रिप्लेस कर दिया गया था एंड सम वर अलाउड टू कंटिन्यू। आज भी ऐसा होता है कि नहीं होता है? ज्यादा बताओ इसमें। बिल्कुल होता है। सेम थिंग वॉज रिपीटेड इन 1991 व्हेन कांग्रेस गवर्नमेंट हेडेड बाय पीवी नरसिम्हा राव। 14 गवर्नर चेंज कर डाले थे, जो कि वीपी सिंह की सरकार के द्वारा और चंद्रशेखर जी की सरकार के द्वारा जो अपॉइंट करे गए थे। प्रेसिडेंट जो है उनके पास एक पावर और है, वो गवर्नर का ट्रांसफर कर सकते हैं, जो कि एक स्टेट के अंदर अपॉइंटेड है, दूसरे स्टेट में उसको भेज सकते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ द टर्म। टेन्योर है 5 साल का, ठीक है। मान लो 3 साल कंप्लीट करे किसी गवर्नर ने असम के अंदर, 1 साल के लिए फिर उनको भेज दिया तमिलनाडु का राज्यपाल बनाकर, बचा कितना? 1 साल। अंडोमान एंड निकोबार भेज दिया फिर उनको, ठीक है। डिफरेंस बस ये याद रखना, कोई भी गवर्नर, किसी भी गवर्नर का अगर ट्रांसफर होता है राज्यों से केंद्र शासित प्रदेशों में, तो बस उनका डेजिग्नेशन, एक नाम क्या चेंज हो जाता है, गवर्नर से लेफ्टिनेंट गवर्नर। एंड अगर वो केंद्र शासित प्रदेशों से किसी राज्य में अगर आ रहे हैं अपॉइंट होकर, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर से गवर्नर। ये छोटी सी चीज याद रखना, ठीक है। और हमने एक कन्वेंशन क्या देखी थी कि जनरली कोशिश यही करी जानी चाहिए, प्रेसिडेंट किससे सलाह मशवरा करते हैं कि ये राज्य के अंदर मेरे को गवर्नर बना देना चाहिए, या यहाँ पर कौन सा गवर्नर लाना चाहिए, किसके साथ होता है सलाह मशवरा? सीएम के साथ, चीफ मिनिस्टर के साथ। वो बोलेगा ना श्रेया कि मतलब देखो आसपास का कोई ओएसी रीजन का हो तो ज़्यादा बेटर तरीके से पॉलिटिक्स को समझ पाएगा, तो देख लेना। लेकिन क्या प्रेसिडेंट इस चीज़ के लिए बाध्य है क्या? अगर नहीं करेगा तो क्या सीएम क्या गर्दन काट लेगा क्या प्रेसिडेंट की? नहीं, ठीक है। तो फर्दर, गवर्नर हुज टर्म हैज एक्सपायर्ड, ठीक है, ही और शी में बी रीअपॉइंटेड इन द सेम स्टेट और एनी अदर स्टेट। कुल मिलाकर ये सारी की सारी चीजें किसके मूड के ऊपर डिपेंड करती हैं? प्रेसिडेंट भाई बोलो प्रेसिडेंट। ये मूड ही तो है, और क्या प्लेजर होता है प्रेसिडेंट क्या होता है? अब आप बोल रहे हो श्रेया कि जब तक मुझे किसी को अपनी लाइफ में रखना तब तक मैं रखूंगी, जब तक नहीं रखना तब तक नहीं रखूंगी, जब भेज रहा होगा तो भेज दूंगी, जब वापस बुलाना होगा बुला लूंगी। तो मूड ही दो, तो इसका मतलब और क्या है बताओ, है कि नहीं? तो समवन इज देयर बिकॉज ऑफ द मूड स्विंग्स ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब सम गवर्नर इज देयर इन सर्टेन स्टेट बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। गवर्नर जो है, ही और शी कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म ऑफ 5 years अनटिल इनके सक्सेसर जो है वो चार्ज अज्यूम कर लें। ये सेम चीज है, क्योंकि हम क्या नहीं आने दे सकते, इंटररेग्नम। इसके पीछे आइडिया ये है दैट देयर मस्ट बी अ गवर्नर इन द स्टेट एंड देयर कैन नॉट बी एन इंटररेग्नम। हर जगह ये चीज लागू होती है। प्रेसिडेंट कुछ ऐसी प्रोविजन भी बना सकते हैं जो कि उनको ठीक लगे
कि गवर्नर अपने फंक्शन को और अच्छे तरीके से डिस्चार्ज कर सके इन एनी कंटिजेंसी नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कोई भी जो से इमरजेंसी की सिचुएशन है, कोई भी नई परिस्थिति सामने आ गई, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ अ डेथ ऑफ अ सिटिंग गवर्नर, अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या होगा, अब वो डेथ के बाद जो सिटिंग गवर्नर है उसकी डेथ हो गई तो फिर होगा क्या, इस चीज के लिए प्रोविजन ये बोल रहा है कि राइटर के प्रेसिडेंट बना सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट, ही और शी मे बी अपॉइंटेड टेम्पोरेरीली टू डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। और कौन से केस के अंदर, फॉर एग्जाम्पल अगर सडन डेथ हो जाए एक सिटिंग गवर्नर की, तो कौन बनेगा, राज्यपाल, भले टेम्पररी कंडीशन से बने, चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट मत लिख देना, सीजीआई नहीं होता। अब हमें पावर्स एंड फंक्शंस करने गवर्नर की, वाइस प्रेसिडेंट की और प्रेसिडेंट की। ठीक है, फर्स्ट मतलब आप ये कह सकते हो कि हाफ ऑफ द चैप्टर ये तीनों के तीनों निपट चुके हैं हमारे। पावर्स एंड फंक्शंस वाली बात से रियल हमारा चैप्टर थोड़ा सा स्टार्ट होता है यहाँ पर, क्योंकि मेंस ओरिएंटेड चीज़ें ज़्यादा आती हैं। ठीक है, फिल्म्स के अंदर तो देखो पूरी लक्ष्मीकांत है ही, लेकिन मेंस ओरिएंटेड काफ़ी सारे आपको अच्छे देखने को मिलेंगे, क्योंकि बड़ी सारी पावर्स एंड फंक्शंस को लेकर ज़्यादा आपको पता होगा डिस्प्यूट होते हैं, बड़े टाइम पे एडिटोरियल आते रहते हैं, किसी को चीज़ को लेकर कंट्रोवर्सी हो जाती है, तो वो चीज़ हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।